हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? देखो, आज की वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो इसका जो कहना चाहिए फेस वाला वीडियो है, जो आमने सामने वाला वीडियो हम कह सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ऑनलाइन स्टडीज़ बाय निधि भटनागर पे। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और बुक से अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ बुक से पढ़ना है तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, किस तरीके से सब राजा वाजा कैसे बने थे, है ना, अर्ली रिपब्लिक कैसे आया था, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो अब हम करेंगे शुरू। इलेक्शन का दिन है, ये जो बच्चा बैठा है ये है शंकरन। वो कब टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ये उठता है और देखता है अपने दादा दादी को। ऑल रेडी टू गो एंड वोट, ये सब लोग क्यों क्यों रेडी हो रहे हैं, ये जा रहे हैं वोट देने के लिए। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ एंड दे आर सो एक्साइटेड। जो दादा दादी है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ये जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर सबसे पहले पहुँचना चाहते हैं। वाई, ऐसा क्यों, इतने एक्साइटेड क्यों है? शंकरन वॉन्टेड टू नो, शंकरन जानना चाहता था। वर दे सो एक्साइटेड, मतलब क्यों जो है ये, एक्चुअली यहाँ से ये सेंटेंस को इस तरीके से कनेक्ट करो। वाई वर दे सो एक्साइटेड, शंकरन वॉन्टेड टू नो, कि ये लोग जो हैं वो इतने एक्साइटेड क्यों हैं जाने के लिए, ये शंकरन जानना चाहता था। समवॉट इम्पेशेंटली, बहुत ही जल्दी जल्दी में कह सकते हैं। हिज ग्रैंड फादर एक्सप्लेन, उसके जो दादाजी हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया। वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर्स टुडे, आज जो है हम अपना खुद का रूलर चुन सकते हैं। लाइक आप इलेक्शन का दिन है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस दिन आप अपना मंत्री खुद चुनते हैं, अपना राजा खुद चुन सकते हैं। होता क्या है, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, असली चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। हाउ सम मैन बिकेम रूलर, किस तरीके से कुछ लोग जो थे वो राजा बने थे। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकेम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। देखो, राजा को चुनना या लीडर को चुनना, एक सेकेंड रुको मैं ब्रश ऑन कर लेती हूँ। हाँ देखो, चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग, वोटिंग के द्वारा लीडर को चुनना या फिर रूलर्स को चुनना, समथिंग दैट हैज़ बिकम वेरी कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स, कुछ 50 सालों में हम बात करें और सो, तो ये काफ़ी कॉमन हो चुका है। बट हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करें तो लोग किस तरीके से, जो इंसान थे, आदमी थे, वो किस तरीके से राजा बने होंगे। सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4, हमने कुछ राजाओं के बारे में पढ़ा था। कहाँ पर भाई? चैप्टर 4 में पढ़ा था हमने कुछ राजाओं के बारे में। प्रोबेबली चूजन बाय जना, लेकिन वो लोग किसके द्वारा चुने गए थे? जना, जना का मतलब होता है लोग, जनसंख्या पढ़ते हो ना, ऐसे ही जना था लोग, लोगों की संख्या, तो लोगों के द्वारा चुने गए थे द पीपल। बट अराउंड अगर हम बात करें 3000 ईयर्स एगो की, लगभग 3000 साल पहले, फाइंड सम चेंजेस, लेकिन हमें तब उस समय जो चुनाव होता था या उस समय जैसे राजा बनते थे वो काफ़ी एक अलग ही प्रोसेस लगता है। We find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen। तो हम पाते हैं कि भाई तरीके जो थे वो काफ़ी अलग थे, वेज जो थे वो काफ़ी अलग थे राजा को, है ना, चूज़ करने वाले। Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices। तो उस समय जो लोग हुआ करते थे, कहना चाहिए आदमी जो थे, कुछ आदमी जो थे वो रिकग्नाइज किए गए राजा की तरह, जब वो परफॉर्म करते थे बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस का मतलब होता है वो बहुत बड़े बड़े ना, जैसे यज्ञ वगैरह करा करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल। अश्वमेध या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस, ये बहुत बड़े बड़े जो हैं वो रिचुअल्स के नाम हैं, जैसे यज्ञ पूजा पाठ होती है ना, उसी का नाम है। यह हॉर्स वॉज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। होता क्या था कि एक हॉर्स को, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था ऐसे ही, मान लो कि जो राजा पूजा कर रहा है वो अपना एक घोड़ा छोड़ देता था, इस पूजा में छोड़ दिया, इसको लूज छोड़ दिया जाता था। राजा के जो आदमी थे वो उसको गार्ड करते थे कि भाई कहाँ कहाँ ये जा रहा है। इफ़ द हॉर्स वॉन्डर्ड इन टू द किंगडम ऑफ अदर राजाज, अगर ये घोड़ा दूसरे राजाओं की किंगडम में एंटर कर जाता था, एंड दे स्टॉप्ड इट, अगर वो इसे रोक दे, अपने राज्य की सीमा में आने से अगर इसे वो रोक दे, दे हैड टू फाइट, तो उनको उससे, राजा से युद्ध करना पड़ता था जो पूजा करा रहा है। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर ये अलाउ करते हैं उस हॉर्स को पास होने के लिए, इट मीन दैट दे आर एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। तो उन्हें ये मानना पड़ता था कि जो परफॉर्म कर रहा है पूजा वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली, हम उससे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए हम उसका घोड़ा नहीं रोक सकते। ठीक है, अब जो राजा जाने देते थे घोड़े को, दीज राजाज वर देन इन्वाइटेड टू दी सेक्रीफाइस, फिर इन राजाओं को बुलाया जाता था इस पूजा पाठ में, ये जो यज्ञ आयोजन हो रहा है इस सेक्रीफाइस में, इसको सेक्रीफाइस बोलते हैं, इसमें बुलाया जाता था। विच वॉज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट, और ये सेक्रीफाइसेस होते थे बहुत स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट के द्वारा, ठीक है, पुजारियों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट,
गिफ्ट्स। इनको क्या मिलता था, इन प्रीस्ट को क्या मिलता था, जो पूजा पाठ करा रहे हो उसके बदले इन्हें काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल। और जो राजा इन सेक्रीफाइस को ऑर्गेनाइज कर रहा होता था उसे लोग कहते थे तो ये बहुत पावरफुल है। बिकॉज देखो उसमें ये अपना घोड़ा अगर छोड़ रहा है, ठीक है, अश्वमेध युग में अश्व छोड़ा गया था। देखो आपने रामायण देखी हो कभी, तो अश्व को अगर इसने छोड़ दिया और अश्व दूसरी जगह जाएगा, अगर वो लोग रोकेंगे तो इसको युद्ध करना पड़ेगा, इससे युद्ध करना पड़ेगा उन्हें। नहीं रोकेंगे तो फिर ये मान लेंगे कि ये बहुत ही पावरफुल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना कोई पावरफुल बंदा ही होगा ना जो ऐसा करेगा फिर, ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल मान लिया जाता था। ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम। जो भी सेक्रीफाइस में आता था वो ये गिफ्ट वगैरह लेकर आता था, खाली हाथ नहीं आता था। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। राजा जो होता था इन रिचुअल्स का, इन पूजा पाठों में काफ़ी सेंट्रल फिगर होता था। ऑब्वियसली बात है वो पूजा ऑर्गेनाइज करा रहा है तो वो सेंट्रल फिगर होगा। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट। इन राजाओं की काफ़ी स्पेशल सीट होती थी, या तो वो एक थ्रोन पर बैठा करते थे यानी कि सिंहासन पर, या फिर जो टाइगर की स्किन होती है उस पर वो बैठा करते थे, राइट। हिज चैरिटर, जो उसका सारथी होता था, जो उनका घोड़ा चलाता था, हु वॉज हिज कंपेनियन, वो उसका साथी भी होता था। कहाँ पर, इन द बैटल फील्ड। युद्ध में राजा पैदल तो नहीं जाता था, रथ पे बैठ के जाता था। रथ कौन चलाता था, चैरिटर चलाता था, सारथी चलाता था। रथ का ड्राइवर समझ लीजिए, वो बैटल फील्ड में जाता था राजा के साथ। तो वो विटनेस होता था हिज एक्सप्लॉइट्स का, कि राजा ने क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं, क्या क्या उसके कारनामे हैं, राइट। और फिर क्या करता था, चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, और राजा की ग्लोरी, राजा ने किस तरीके से शौर्य के साथ, वीरता के साथ युद्ध लड़ा है, ये बताया करता था। हिज रिलेटिव्स, उसके जो रिश्तेदार होते थे, स्पेशली हिज वाइफ और जो सन होते थे, हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। उनको कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स उनको भी ज़रूर परफॉर्म करने ही पड़ते थे। छोटे मोटे माइनर दिया हुआ है तो छोटे मोटे रिचुअल्स इन्हें भी परफॉर्म करने देते थे। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स। कुछ जो बाकी राजा आया करते थे वो केवल स्पेक्टेटर्स होते थे। जैसे आप मूवी जाते हो और मूवी देखते हो, शादी में जाते हो, बस चुपचाप बैठ के शादी देख रहे होते हो, तो स्पेक्टेटर्स हुआ करते थे। हु हैड टू सिट, जिन्हें सिर्फ बैठना होता था, एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। किस तरीके से यज्ञ आयोजन वगैरह हो रहा है इसको देखने का होता था, बस और कुछ नहीं करना होता था इन्हें। प्रीस्ट जो होते थे वो परफॉर्म करते थे रिचुअल्स को, इंक्लूडिंग द स्पार्कलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। राजा के ऊपर छिड़काव करते थे जो पुरोहित वगैरह होते थे पवित्र जल का। जैसे हम गंगा जल को मानते हैं, बहुत पवित्र होता है, तो पूजा पाठ होता है तो हम हर चीज़ पे गंगा जल छिड़कते हैं, ऐसे ही राजा के ऊपर छिड़कते थे प्रीस्ट। ये दी ऑर्डिनरी मैन, जो साधारण आदमी वगैरह होते थे, वो साधारण जनता हम कह सकते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें द वैश्य या फिर वैश्य, ये एक जाति, 4 जातियों में बटा हुआ था समाज, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो जो विश्व या फिर वैश्य होते थे ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स, ये भी लाया करते थे गिफ्ट्स। ये विश्व और वैश्य एक ही लोग हैं, राइट। However, some people such as those who were regarded as शूद्रास, लेकिन कुछ लोग जिन्हें हम शूद्र के नाम से जानते हैं, जो जैसे मैंने बताया ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, तो जो शूद्र माने जाते थे उनकी कैटेगरी सबसे नीचे होती थी बाय द प्रीस्ट, वो माने जाते थे ऐसे, एंड दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। उनको ना बहुत सारे रिचुअल्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाता था, उनको इन पूजा पाठ या आयोजन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, इन्हें अछूत माना जाता था बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं वर्ण के बारे में। वी हैव मेनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं जो कि कंपोज की गई थी नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय गंगा। बेसिकली किताबें कहाँ जो है वो लिखी गई हैं, जहाँ पर गंगा और यमुना बहती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में ये किताबें लिखी गई थी। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। इन बुक्स को हम लेटर वैदिक के नाम से जानते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में लिखी गई थी उस समय। बिकॉज, क्यों हम बोलते हैं इनको लेटर वैदिक, बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर ऋग्वेद। ये कंपोज की गई थी ऋग्वेद के बाद। अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 4। ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर 4 में। ऋग्वेद के बाद जो भी किताबें लिखी गई, जो भी ग्रंथ लिखे गए, वो लेटर वैदिक कहलाए। दीज इंक्लूड्स द सामवेद। सामवेद ऋग्वेद के बाद आया। यजुर्वेद, अथर्ववेद, बहुत मोटी मोटी ये किताबें हैं हमारी, ठीक है, बहुत मोटे मोटे ग्रंथ हैं हमारे, कह सकते हैं हम, बहुत ज्ञान से भरे हुए हैं। तो ये सब बाद में लिखे गए थे। एज वेल एज अदर बुक्स भी अगर हम बात करें, उन्हें भी हम लेटर वैदिक ही बोलते हैं, क्योंकि ये भी बाद में लिखी गई थी। अब आइए, दीज वर कंपोज्ड बाय प्रिस्ट। ये कंपोज की गई थी बहुत सारे प्रिस्ट के द्वारा, प्रिस्ट बोल सकते हैं हम, पुरोहितों के द्वारा, बड़े बड़े ज्ञानी जो पंडित होते थे उनके द्वारा। एंड डिस्क्राइब्ड नाउ रिचुअल्स वर टू बी। अच्छा, अब क्या होता है, दीज वर कंपोज्ड बाय प्रिस्ट एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड। ये तो देखो कंपोज किसने की थी, कंपोज करना मतलब इसमें जो लिखा है वो सब किसने लिखा, पुरोहितों वगैरह ने लिखा होगा, जो किताबें लिखी गई बाद में। और डिस्क्राइब किया गया था इसमें क्या, कि भाई रिचुअल्स जो होते हैं, ये जो पूजा पाठ यज्ञ आयोजन आप कर रहे हो, ये कैसे करना होता है। दे आर ऑल्सो कंटेन्ड रूल्स अबाउट सोसाइटी। इसमें सोसाइटी को कैसे चलाना है उसके रूल्स भी लिखे हुए थे। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी। उस समय सोसाइटी में और भी अलग अलग ग्रुप्स थे इस टाइम पर।
जैसे कि प्रीस्ट हुआ करते थे यानी कि जो पूजा करते थे वो लोग, वॉरियर्स यानी कि योद्धा, फार्मर्स यानी कि किसान, हार्डर्स जो कि पशुओं को पालते थे, ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन्स शिल्पकार जो क्राफ्ट की चीज़ें बनाते थे, लेबरर्स यानी कि श्रमिक, फिशिंग फॉक यानी कि वो लोग जो कि मछली पालन करते थे, एंड फॉरेस्ट पीपल जो कि जंगल में रहते थे। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच, कुछ तो बहुत ही अमीर थे, एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, इसी तरीके से कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी काफ़ी रिच थे। अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हार्डर्स, बहुत सारे पशुपालक, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फॉक जो मछली पालन करने वाले, हंटर्स जो शिकारी है, गैदरर्स जो जंगल में जाके खाने पीने का सामान इकट्ठा करते थे, ये लोग होते थे पुअर। तो अब आपको यहाँ से क्या क्या याद करना होगा, ये भाई याद करना है कि भाई कौन से लोग रिच थे और कौन से लोग जो थे वो पुअर थे, ठीक है, ये याद कर लेना। आगे आ जाते हैं, द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। प्रीस्ट ने जो था क्या किया था, पुजारियों ने उस समय पूरे को 4 भागों में बांट दिया था, सोसाइटी को हम कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम ईच वर्ण हैड डिफरेंट सेट्स ऑफ फंक्शन, हर वर्ण का डिफरेंट फंक्शन है, मतलब वो आप अलग अलग काम कीजिए। ब्राह्मणों का कहना था, इनका कहना क्या था, प्रीस्ट ने डिवाइड किया था भाई 4 ग्रुप में। तो पहला ग्रुप आता है वर्ण के आधार पर ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, ब्राह्मण का काम होता था कि आप जो वेद लिखे हुए हैं उनको स्टडी कीजिए और उनको ही पढ़ाइए, परफॉर्म कीजिए, सेक्रीफाइसेस की पूजा होती है वगैरह, और आप रिसीव कीजिए बदले में गिफ्ट, इससे आप अपना जीवन यापन कीजिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, तो उन्होंने कहा था कि सेकंड ग्रुप में आते हैं रूलर्स, राजा वगैरह, और ये होते हैं क्षत्रियों के नाम से हम इन्हें बोलेंगे, राइट, क्षत्रिय बोला जाएगा राजाओं को। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स, और राजाओं से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप युद्ध कीजिए, है ना, और प्रोटेक्ट कीजिए अपने लोगों को। थर्ड ग्रुप आता है वैश्य, वैश्य का जो साधारण जनता थी, दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स हो सकते थे, हर्डर्स हो सकते थे, या ट्रेडर्स का ही काम कर सकते थे। बोथ क्षत्रिय और वैश्य ये परफॉर्म कर सकते थे सेक्रीफाइस, जहाँ से फिलअप भी आ सकता है कि भाई कौन लोग थे जो कि अलाउड थे सेक्रीफाइस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए सेक्रीफाइसेस को, ठीक है। तो वैश्य और क्षत्रिय दोनों कर सकते थे। और लास्ट था हमारा शूद्रास का ग्रुप, हु हैड टू सर्व दी अदर्स 3 ग्रुप्स, उनका काम ये था कि आप बाकियों की सेवा करें, एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, दे वर नॉट अलाउड, इन्हें अलाउ ही नहीं था कि ये रिचुअल्स वगैरह को परफॉर्म कर सकें। ऑफन वीमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद शूद्रास, औरतों को भी पता है शूद्रास के ग्रुप में डाल दिया गया था। बोथ विमेन और शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, इन्हें औरतों को और जो शूद्र थे, बेसिकली जो शूद्र थे, उन्हें अलाउ ही नहीं था कि वेद वो लोग पढ़ सकें। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड, प्रीस्ट जो थे, पुरोहित जो थे, वो ये भी कहते थे दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि ये जो ग्रुप्स हमने डिसाइड किए हैं जन्म के आधार पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जो पिता है, वंस फादर एंड मदर, वो है अगर ब्राह्मण है तो जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण कहलाएगा, ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण, एंड सो ऑन। लेटर इसके बाद क्या होता है, दे क्लासीफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, कुछ लोगों को इन्होंने अनटचेबल कह दिया। अनटचेबल मतलब कि अछूत लोग हैं, जिन्हें नहीं छू सकते, छुएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अशुद्ध हो जाएंगे हम। दीज इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, तो इन अछूतों के, अनटचेबल्स की कैटेगरी में कौन आते हैं, कुछ क्राफ्ट पर्सनस आते हैं, हंटर्स आते हैं, गैदरर्स आते हैं, और एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म ब्यूरियल्स एंड क्रिमिनेशंस। इसमें ऐसे लोग भी आते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ब्यूरियल्स, यानी कि जो मर जाता है उसको दफनाया जब जाता है, तो ये जो काम करते थे दफनाने का काम, या फिर क्रिमिनेशन यानी कि जिन लोगों को जलाया जाता है, क्रिमिनेशन का जो काम करते हैं, राइट, तो उन लोगों को अछूत कहा जाता था कि नहीं हमें छू लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। द प्रीस्ट सेड दैट द कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप्स वर पॉल्यूटिंग, की इन लोगों से कॉन्टैक्ट करना ही कैसा है, खुद को पोल्यूट करने जैसा है। ये प्रथा बहुत 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 सालों तक चलती रही थी। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि हम इस वर्ण के सिस्टम को नहीं मानेंगे जो कि लीड डाउन किया गया है, लिखा गया है ब्राह्मण्स के द्वारा। सम किंग्स थॉट, कुछ राजा से सोचते थे दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, कि हम तो जो ये पुरोहित वगैरह हैं हम इनसे ऊपर हैं। उन्होंने नहीं माना कि राजा जो है, बहुत सारे राजाओं ने कहा कि नहीं भाई पंडित हमसे ऊपर नहीं है, हम पंडितों से ऊपर एक तरीके से, ऐसे समझ लो। राजा लोगों ने ये वाली बात नहीं मानी थी, राइट। आगे देखते हैं। Others felt that the birth could not be a base for deciding which varna people belonged to. अब कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई देखो जन्म के आधार पर करना ये सब बिल्कुल गलत है ना। वर्ण जो है आप जन्म के आधार पे बांट दो, ये गलत बात है, क्योंकि देखो वर्ण जो है जन्म के आधार पे, तो जन्म तो किसी के हाथ में ही नहीं है, ठीक है। बिसाइड सम पीपल, लोग कुछ इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ लोग ये महसूस करते थे देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंगेस्ट पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो वो कहते थे कि भाई कोई
कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए काम के आधार पर लोगों के बीच में, राइट। अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, और कुछ लोग मानते थे कि सभी तो एक ही जैसे हैं तो सभी को अधिकार होना चाहिए रिचुअल्स परफॉर्म करने का। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कुछ लोगों ने तो कंडम ही कर दिया कि बिल्कुल निंदा करी कि बिल्कुल गलत बात है ना, अछूत प्रथा मानना ये सब करना ये तो बहुत ही गलत है। तो कुछ लोगों ने इस बात को बिल्कुल ही पूरी तरह से खंडन कर दिया। ऑल्सो देयर वर मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज थे इन द सब कॉन्टिनेंट में, सच एज नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, वेयर सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस वर वेरी शार्प, जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा, नॉट वेरी शार्प, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थे। नॉर्थ ईस्ट में ये डिफरेंसेस लोग बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे, राइट। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट वॉज लिमिटेड, देखो जहाँ पर पुजारियों का जो प्रभाव था वहाँ कम था, और नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, और वहाँ पर लोग इस प्रथा को नहीं मानते थे, इस वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे, ज़्यादा अछूत वछूत ये सब नहीं मानते थे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए पेंटेड ग्रेववेयर दे रखा है, एक बर्तन है, एक तरीके से कटोरी है ये हमारी, है ना। तो प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स हुआ करते थे जो कि मेड आउट होते थे ऑफ पेंटेड ग्रेववेयर से, एंड दे आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच, बहुत स्मूथ होते थे, है ना, विद अ नाइस स्मूथ इनका सरफेस होता था। परहैप्स दीज वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, हम मानते हैं कि शायद ये जो है ये कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे यूज़ किया जाता होगा फॉर इंपॉर्टेंट पीपल के लिए, टू सर्व स्पेशल फूड। इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। अभी देखते हैं जनपदास की, हम बात करते हैं। द राजास हु परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइसेस, जो राजा ये इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे, वर नाउ रिकग्नाइज्ड एज बीइंग राजास ऑफ जनपदास रादर देन जना। जब ये राजा ये ना बिग सेक्रीफाइस कर लेते थे तो ये केवल जना यानी कि लोगों के ही राजा नहीं रह जाते थे, बल्कि राजाज ऑफ जनपदास हो जाया करते थे, यानी कि ये पूरा एरिया जहाँ पर जन 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 रह रहे हैं, जहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो पहले तो क्या कहा जाता था कि जन के राजा हैं, लोगों के राजा हैं, अब कहा जाने लगा ये पूरे जनपद के राजा हैं, इस पूरे एरिया के राजा हैं, ठीक है। एंड द वर्ड जनपदा लिटरली इसका मतलब क्या होता है, द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट, कि जहाँ जन अपने पैर रखते हुए, अर्थात जहाँ पर वो रहते हो, एंड सेटल डाउन, जहाँ पर वो लोग रहते हैं सारे लोग, उस पूरी भूमि पर इस राजा का अधिकार है, ऐसा कहा जाने लगा। सम इंपॉर्टेंट जनपदास आर शोन इन मैप 4, कुछ इंपॉर्टेंट जनपद हैं जो कि मैप 4 में शो किए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सक्यूवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपदास, आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई वगैरह करते हैं उन्होंने एक्सक्यूवेट किया और बहुत सारे सेटलमेंट्स इस तरह के जनपद जो हैं वो ढूंढ निकाले। अब इन जनपदास के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूरा ध्यान से पढ़िए। एक तो आता है पुराना किला इन दिल्ली, दूसरा आता है हस्तिनापुर नियर मेरठ, और तीसरा आता है अतरंजी खेड़ा नियर एटा, ठीक है। अब ये जो मेरठ वाला हस्तिनापुर वाला है और ये अतरंजी खेड़ा जो है, ये दो हम बता रहे हैं कि भाई लास्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है, राइट जगहें। दे फाउंड दैट द पीपल लिव्ड इन हट्स, इन्होंने पाया कि लोग, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया बेसिकली कि लोग जो है यहाँ पर हट्स में रहा करते थे, कैटल, वो अपने साथ अपने जानवर रखते थे, एज वेल एज वो मतलब अदर एनिमल्स भी रखा करते थे कैटल के अलावा। दे ऑल्सो क्रियो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और उस समय कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते थे ये लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। राइस है, वीट है, राइस मीन्स चावल, वीट गेहूँ, बार्ले जौ, पल्सेस दालें, शुगर केन गन्ना, सिसम तिल, अनमस्टर्ड सरसों, ये सब ये लोग उगाया करते थे, राइट। आगे देखो, दे मेड अर्दन पॉट्स, ये जो है ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, एंड सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, कुछ बर्तन जो होते थे वो ग्रे कलर के होते थे, अदर्स वर रेड, दूसरे बर्तन जो होते थे वो लाल रंग के हुआ करते थे। सम स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड, बहुत कुछ अलग भी मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले एट दिस साइट्स पर, नोन एज पेंटेड ग्रेववेयर, जिसका अभी हमने एक एग्जाम्पल देख लिया था। एज इट इज़ ओबियस फ्रॉम द नेम, हम नाम से ही समझ सकते हैं कि दीज ग्रे पॉट्स हैज़ पेंटेड डिज़ाइंस, इनके ऊपर पेंटेड डिज़ाइंस होते थे, यूजुअली सिंपल लाइंस बनी होती थी या फिर ज्योमेट्रिकल शेप, लाइक कोई भी ज्योमेट्री की आप शेप बना सकते थे, तो ऐसा कुछ बना होता था। महाजनपदास की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने जनपद पढ़ा, राइट। अब हम पढ़ेंगे महाजनपदास। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट 2500 ईयर्स एगो की, सम जनपदास बिकेम मोर इंपॉर्टेंट, कुछ जो जनपद थे वो और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन गए थे देन अदर्स के मुकाबले, एंड वर नोन एज महाजनपदास, उन जगहों को महाजनपदास कहा जाने लगा। सम ऑफ दीज आर शोन इन मैप 4, कुछ जो है महाजनपद जो है आपको मैप 4 में दिखाए गए हैं, सम ऑफ दीज आर शोन इन मैप 4। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, जो महाजनपदास थे उनकी अपनी कैपिटल सिटी भी होती थी, जैसे हमारे देश की कैपिटल दिल्ली है, राइट, तो ऐसे ही इनकी भी कैपिटल हुआ करती थी। मेनी ऑफ दीज वो फोर्टिफाइड, और बहुत सारे, तो ये जो मान लीजिए ये महाजनपद है ये, ठीक है, तो फोर्टिफाइड होता था, मतलब बहुत मजबूत ऐसे इसके किनारे किनारे ऐसे दीवार बनाई जाती थी, पब्लिक राजा सब इसके अंदर रहा करते थे। दिस मीन्स द ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रेक, स्टोन वर बिल्ट अराउंड दैम, फोर्टिफाइड किया जाता था कैसे कि मोटी मोटी वॉल्स बनाते थे, लकड़ी की, पत्थरों की, है ना, ईंटों की, ये सब बनती थी यहाँ पर। आगे देखते हैं।
फॉरेस्ट वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर एफ्रेड ऑफ अटैक्स। फॉरेस्ट क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि लोग नहीं, फॉरेस्ट नहीं बनाए जाते थे, फोर्ट्स बनाए जाते थे, किले। इस तरह की किलेबंदी क्यों की जाती थी? क्योंकि लोग डरते थे। किससे डरते थे अटैक्स से। उस समय लोग इधर उधर अटैक कर देते थे ना, तो अटैक्स से डरते थे। ठीक है, फ्रॉम अदर किंग्स की भाई कोई दूसरी जगह का राजा हमारे यहाँ आक्रमण ना कर दें, नीडेड प्रोटेक्शन, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत हुआ करती थी। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities। देखो क्या होता था कि कुछ राजा जो होते थे वो ये भी शो ऑफ करना चाहते थे कि देखो मैं कितना मतलब रिच और पावरफुल राजा हूँ, है ना, मैंने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार करा दी, मैंने कितने बड़े बड़े मतलब ये टॉल और इम्प्रेसिव वॉल जो है वो बनवा दी। ऑल्सो तीसरा कारण क्या, ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली। तो देखो जब आप एक एरिया के अंदर रहते हो, यहाँ आपका राजा रह रहा है, यहाँ सारी पब्लिक रह रही है, तो फिर राजा को कंट्रोल करना आसान हो गया। तीनों पॉइंट पता चले, पहला आक्रमण ना कर दे कोई बाहर से, दूसरा पॉइंट राजा शो ऑफ करना चाहता था, तीसरा पॉइंट कि अगर अंदर ही अंदर पब्लिक रहेगी तो फिर कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा राजा को। ठीक है, अब आगे देखिए, बिल्डिंग्स सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब अगर आप इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो, फोर्टिफाइड एरियाज बना रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग की भी ज़रूरत होगी। थाउजेंड्स इफ़ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। भाई हज़ारों, अगर हम ये भी कहें कि भाई लाखों चलो ब्रिक्स नहीं चाहिए, लेकिन हज़ारों ब्रिक्स तो लगी होंगी, स्टोन्स वगैरह लगे होंगे प्रिपेयर करने में सबको। तो दिस इज़ इनॉमरस लेबर। अब इसका मतलब यही है कि अगर इतना सब कुछ लगाना है तो फिर बहुत ज़्यादा लेबर भी लगी होगी, है ना, बहुत ज़्यादा श्रमिकों ने काम किया होगा, प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन। लगभग हज़ारों आदमी लगे होंगे काम करने के लिए, विमेन लगी होंगी और चिल्ड्रन ने काम किया होगा। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, है ना। तो रिसोर्सेज भी जो हैं वो सब चाहिए होंगे इन सब कामों को करने के लिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको वॉल का दिखा रखा है, द फोर्टिफाइड वॉल एट कौशाम्बी। जगह याद कर लेना, मैडम कई बार पिक्चर देखे पूछ सकती है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ब्रिक। ये रिमेन्स है, बस बची कुछ दीवार है, ब्रिक जो ईंटों से बनी हुई ये दीवार थी जो पाई गई है प्रेजेंट डे इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। ये पार्ट है ऑफ A part of it was probably built about 2500 years ago, लगभग बना था ये फोर्टिफिकेशन वॉल है कौशाम्बी की। ये बात आपको याद रखने की है। आगे देखिए, द न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज। जो नए नए राजा थे अब उन्होंने आर्मी मेंटेन करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो पहले यज्ञ में जीते, यज्ञ हुआ, किसी ने भी घोड़ा नहीं पकड़ा, फिर ये लोग जो थे राजा बन गए, फिर ये जनपद के राजा बन गए, फिर जनपद के राजा से महाजनपद तैयार हो गए, फिर इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, अब इन्होंने आर्मी रखनी भी शुरू कर दी। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज। तो जो सिपाही हुआ करते थे उनको रेगुलर सैलरी मिला करती थी, उनको तनख्वाह मिलती थी, मेंटेन करता था बाय राजा थ्रू आउट द ईयर। अब राजा जो थे इन सिपाहियों को पूरे साल रखे रहते थे। ठीक है, तो सम पेमेंट्स फॉर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो कुछ पेमेंट कैसी होती थी, पंच मार्क्ड कॉइन्स जो होते थे, सिक्के जो होते थे वो दे दिए जाते थे। ठीक है, जैसे आज ही होता है ना, रुपया वगैरह होता है तो सिक्के होते थे, ऐसे ही तब भी होते होंगे कॉइन्स। ठीक है, पंच मार्क मतलब उसमें कुछ मोहर पे निशान वगैरह होते होंगे तो वो दिए जाते थे। इसके बारे में वो कह रहे हैं आप आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि राजा ने देखो इतना सब कुछ रखना है, सेना रखनी है, लोगों को तनख्वाह देनी है, तो उस पर इतना सारा पैसा कहाँ से आया, इतना फोर्टिफिकेशन करना है, तो राजा लेता था टैक्स, जैसे आज सरकार लेती है। तो एज द रूलर of the महाजनपदास were building huge forest forts। ठीक है, बार बार फॉरेस्ट निकल रहा है मुझसे। ठीक है, तो उसको बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स किले बनाने होते थे, मेंटेन करने होते थे, बिग आर्मीज, दे नीड मोर रिसोर्सेज। तो उनको बहुत सारे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है, एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज। और अब ऐसा तो है नहीं कि राजा जाएगा घर घर जाके, तो इनको बहुत सारे ऑफिशियल्स भी रखने पड़ते थे, कर्मचारी रखने पड़ते थे कलेक्ट करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल। तो अब राजा जो था पहले तो भाई देखो डिपेंड करता था उन्हीं लोगों पर जो गिफ्ट लेकर आएंगे, तो सर्वाइवल हो जाता था। लेकिन अब राजा को इतना सब कुछ करना है तो सिर्फ गिफ्ट्स पे तो डिपेंड नहीं कर सकते बाय द पीपल को जो लेकर आएंगे। तो एज इन द केस ऑफ राजा और जनपदा दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो इन्होंने रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा कि हर एक से टैक्स की फॉर्म अलग होती थी। जैसे कि टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता था, मतलब फार्मर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होते थे, बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, ज़्यादातर लोग उस समय किसान होते थे। तो टैक्स जो किसानों से था लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा किसान तो मतलब ज़्यादा टैक्स आएगा, ज़्यादा लोगों से आएगा। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स, यूजुअली टैक्स फिक्स होता था 1/6 ऑफ दी व्हाट वॉज प्रोड्यूस। जो भी मान लीजिए आपने प्रोड्यूस किया, इसको 6 भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 4
5, 6, ठीक है। तो एक भाग ये राजा का हो गया और बाकी सारा भाग जो है वो फार्मर का हो गया। तो इस तरीके से ये टैक्स लिया जाता था। इस टैक्स को भाग या फिर शेयर कहा जाता था। नेक्स्ट बात आती है द वर्ड टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन्स। अब क्राफ्ट पर्सन्स पे किस तरह से टैक्स लगता था? दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, क्योंकि वो क्राफ्ट बनाने का काम करे, कुछ क्राफ्टिंग कर रहे हैं, लाइक वीवर्स हो गए या फिर स्मिथ, जैसे गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया। दे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे, फॉर मंथ, इवन एवरी मंथ उनको काम करना पड़ जा सकता था फॉर अ डे और एवरी मंथ, है ना, एक दिन के लिए, आप पूरे महीने के लिए, और इस तरीके से लगा लो कि लेबर के तरीके से इनसे वो काम करवा के टैक्स लेते थे, राइट। अब आइए, जैसे कि मान लीजिए हम ये काम करते हैं, मान लीजिए मैं ये काम करती हूँ, तो राजा मुझे बोलेगा कि ठीक है तुम्हारे टैक्स के रूप में तुम 2 दिन मेरे यहाँ के काम करो, ठीक है, ऐसे। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस। जो हर्डर्स होते थे, पशुपालक जो पशुओं को पालते थे, उनको एनिमल या फिर एनिमल प्रोड्यूस देना पड़ता था टैक्स में। इसके बाद दे वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स, ठीक है, जो ट्रेडर्स होते थे, सामान के रूप में भी टैक्सेस होते थे, दैट वर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है, आपने कुछ खरीदा बेचा, जैसे आज टैक्स लगता है उस पर भी इस तरह से पैसा लगता था, टैक्स लगता था और वो राजा को जाता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा। आप देखो, हंटर और गैदरर्स जो होते थे, हंटर्स मतलब शिकारी, गैदरर्स जो जंगल से चीज़ें इकट्ठी करके लाते हैं, लाइक फल फूल कंद कुछ भी, लकड़ी वगैरह, ठीक है। तो जो गैदरर्स होते थे उनको भी राजा को कुछ देना होता था, शिकारियों को भी राजा को देना होता था, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो लेकर आए हैं वहाँ से। इसके बाद आगे देखते हैं चेंजेस इन एग्रीकल्चर। फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर में काफ़ी बदलाव आया, है ना, खेती बेती में बदलाव आया। देयर वर 2 मेजर चेंजेस, 2 मेजर चेंजेस हुए थे। बिल्कुल क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है कि क्या चेंज हुए थे इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वॉज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लोशियर। अब आता है आयरन प्लोशियर, यानी कि जो हल चलता है खेत में, जो हल चलता है उससे रिलेटेड ये है। देखो, लोहे का आ गया हल। पहले क्या हो रहा था कि वो लकड़ी का हुआ करता था, तो इसका मतलब अगर लोहे का आ गया तो दिस मीन दैट द हैवी क्ले जो सॉइल है कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लोशियर। अब जो काम लकड़ी से आप पहले करते थे, वुडन प्लोशियर से काम हो रहा था, वो काम अगर अब लोहे से होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा आसान हो गया। मिट्टी को टर्न करना है ना, मिट्टी के अंदर, क्योंकि टर्न क्यों किया जाता है, जिससे एयर वगैरह उसको जाए, वो लूज हो जाए, बीज अच्छे से बाहर उग के आ जाए पौधा बन के, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। इस तरीके से क्या हो सकता है, मोर ग्रेन प्रोड्यूस हो सकती है। तो पहला तो आप बता सकते हो कि आयरन प्लोशियर जो था वो आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। और सेकंड का क्या हुआ था, सेकंड जो एग्रीकल्चर में आया चीज़, पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। तो लोगों ने क्या किया, ट्रांसप्लांट करना शुरू किया पैडी यानी कि धान को। दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields। अब देखो क्या होता है, बेसिकली आप क्या देखते हो, खेत में किसान जो है वो बीजों को बिखेर देता है ऐसे ही। तो उस समय किसान ने क्या किया, धान के केस में ऐसा नहीं किया, उन्होंने खेतों में ऐसे ही फेंकोगे तो क्या होगा, कहीं उगेगा, कहीं नहीं उगेगा, कहीं बहुत सारे एक साथ उगाएंगे। उन्होंने छोटी छोटी पौध बनाई, एक एक सैपलिंग ली और उस सैपलिंग को जगह 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 के लगाया। तो ये चीज़ बहुत अलग हुई थी उस समय, ठीक है। एंड दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ सेकलिंग, ये तो हो गया था हमारा। आगे आते हैं, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि दिस लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव कर जाते थे, क्योंकि हमें पता है कि वाला उग गया, ठीक है। तो आप फिर बहुत सारे जो हैं उगे हुए छोटे छोटे पौधे लगाओगे तो आपको उनको सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाता है। हाउ एवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क, हाँ, कमर तोड़ ये वर्क है बहुत ज़्यादा ही। जनरली जो स्लेव मैन हैं और दास दासी जो विमेन हैं उनको ये काम दिया जाता था। एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, जिन्हें कम्मकाराज बोला जाता था। ये पूछा जा सकता है कम्मकाराज कौन होते थे, तो ऐसे श्रमिक जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, जो दूसरों की ज़मीनों पर काम करते थे, उनको कम्मकाराज बोलते हैं। हैड टू डू दिस वर्क, उनको ये काम करना पड़ता था। एक क्लोजर लुक देखते हैं मगध पे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड मगध ऑन मैप 4। आपको मगध को ढूंढना है मैप 4 पे। मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 सालों में करते 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 मगध जो था एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया था। क्यों? क्योंकि मैनी रिवर्स सच एज गंगा, सोन, वो यहाँ से फ्लो करके जा रही थी मगध से। अब जहाँ से नदियाँ बहेंगी तो वहाँ पर क्या क्या हो जाएगा कि दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगा, वाटर सप्लाई होगी हर जगह। नदी है तो पानी से वाटर सप्लाई अच्छे से हो जाएगा और इससे क्या होगा, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, तो वहाँ की ज़मीनें फर्टाइल हो जाएंगी। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। अब पहला तो एक हो गया कि नदियों का बेनिफिट मिल गया उस जगह को। दूसरा, वहाँ पे कुछ पार्ट जो था मगध का वो था फॉरेस्टेड, यानी कि वहाँ पर जंगल थे। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, हाथी जो कि जंगल में रहा करते थे, कुड बी कैप्चर्ड, उनको पकड़ लिया जाता था।
ठीक है, आसानी से पकड़ सकते हो भाई, आपका मगध है, आपका जंगल है, आपने वहाँ से हाथी पकड़ लिए। एंड देन उन हाथियों को ट्रेन किया जाता था फॉर आर्मी, है ना, आर्मी में लड़ने के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, है ना, घर बनाने के लिए, कार्ड्स यानी कि गाड़ियाँ बनाने के लिए, एंड चैरिट्स यानी कि रथ बनाने के लिए। बिसाइड्स, इनके अलावा देवर आयरन ओर। अब एक और पॉइंट आ जाता है कि भाई मगध क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पक्का आने वाला है 5 मार्क के क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है कि वहाँ पे आयरन ओर माइंस थी, यानी कि आप लोहा भी निकाल सकते हो, राइट। दिस कुड बी टेप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स और फिर वेपन्स। अगर आपके पास लोहा अपना हो गया तो आप उससे स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाते थे, आप उससे वेपन्स वगैरह बनाते थे, फिर युद्ध वुद्ध में भी काम आ जाते होंगे। मगध हैड 2 वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आते हैं कि वो कौन से 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे मगध के, वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कनकर अदर जनपद। आज इन्होंने पूरी तरह से हर तरीके से कोशिश करी कि जितने भी बाकी के जनपद हैं उनको जीतने की कोशिश करें। महापद नंद जो था ये एक अनदर इंपॉर्टेंट रूलर था यहाँ का। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। महापद नंद ने अपना जो कंट्रोल था वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ काफ़ी पार्ट पे फैला दिया था सब कॉन्टिनेंट के। इसके बाद आते हैं राजगिराहा, जो प्रेजेंट डे उनको राजगिर बोलते हैं। ये बिहार में, ये कैपिटल थी उस समय मगध की, कुछ सालों के लिए, सेवरल ईयर्स के लिए, कई सालों के लिए रही। लेकिन लेटर फिर बाद में क्या होता था, कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। इसकी जो कैपिटल थी मगध की वो पाटलिपुत्र बन गई थी, जो कि प्रेजेंट डे पटना की जगह है। मोर देन, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, पाटलिपुत्र पटना वाला है ना पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोर देन, अगर हम बात करते हैं 2300 ईयर्स एगो, अ रूलर नेम अलेक्जेंडर, एक राजा आया अलेक्जेंडर, हु लिव्ड इन मैसेडोनिया इन यूरोप। ये रहा करता था मैसेडोनिया में, यूरोप में। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कनकरर, ये चाहता था कि इसको पूरा विश्व जो है ये जीत ले। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कनकर द वर्ल्ड, हम मानते हैं कि उसने पूरी दुनिया नहीं जीत ली थी, बट ही कनकर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट, उसने मिस्र के बहुत पार्ट जीते थे एंड वेस्ट एशिया के पार्ट जीते थे, एंड केम टू बी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आया। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बीस, जब वो व्यास नदी के किनारे पहुँचे ये लोग सब, अलेक्जेंडर उनके सिपाही, व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर, जब वो फर्दर आगे बढ़ना चाहता था ईस्टवर्ड, सोल्जर्स रिफ्यूज, उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया आगे बढ़ने से। दे वर स्केयर्ड, वो डर गए थे, एज दे हैड हर्ड, उन्होंने सुन रखा था, दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज़, की जो इंडिया के रूलर्स हैं उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा है, उनके पास फुट सोल्जर्स हैं, उनके पास चैरिट्स हैं, रथ हैं, उनके पास उनके हाथी हैं। एक क्लोज लुक हम देख लेते हैं वज्जी जगह पर भी। ये कहाँ से ठक ठक की आवाज़ आ रही है ये ऊपर से, चलो इग्नोर दिस। वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, जिस समय मगध जो था बहुत ही पावरफुल किंगडम बना था, वज्जी विच विद इट्स कैपिटल, वज्जी की कैपिटल क्या बता रखी है, वैशाली, बिहार, ठीक है, वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर बहुत ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, नोन एज गना और संगा, इसको हम बोलते हैं गन और संग। ये गवर्नमेंट थी जो कि वज्जी की थी और उसके कैपिटल में थी, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह की गवर्नमेंट काम करती थी। अब इस गवर्नमेंट में क्या लगता है, इन अ गना और अ संगा देवर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, एक राजा नहीं होता था यहाँ पर, बहुत सारे राजा होते थे। समटाइम्स इवन विन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, हज़ारों लोग एक साथ रूल करते थे। ईच वन वॉज नोन एज राजा, हर एक को राजा कहा जाता था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, ये राजा रिचुअल्स, पूजा पाठ वगैरह जो बड़े बड़े आयोजन होते थे खुद एक साथ मिलकर परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मैट इन असेंबलीज, ये सभाओं में भी मिला करते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन, डिसाइड करते थे कि भाई क्या करना चाहिए, हाउ और कैसे करना चाहिए। कैसे डिसाइड करते थे, थ्रू डिस्कशंस और डिबेट, आपस में डिस्कस करते थे, बहस भी होती थी थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन वो डिसाइड कर लेते थे। इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन आर्मी, अगर मान लो कि इन पर कोई आर्मी अटैक कर देती है, दे मीट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, ये मिलते थे और डिस्कस करते थे कि भाई अब किस तरीके से इस थ्रेट, इस परेशानी से हम बाहर निकल सकते हैं। हाउ एवर, फिर भी विमेन, दासास एंड कमकारास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज, कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो विमेन, दास और कमकारास ये पार्टिसिपेट इन असेंबलीज में नहीं करते थे। बोथ बुद्धा एंड महावीरा अबाउट, जिनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 में, बिलोंग टू गना और संघा, वो गण और संघ को ही बिलोंग करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन, बहुत ही सजीव चित्रण आपको देखने को मिलेगा संघ में लोग कैसे रहा करते थे बुद्धिस्ट किताबों के अंदर, राइट। आगे देखते हैं, देखो ये आएंगे, ये गना और संघा पूछा जाएगा। तो गना इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज़ मेनी मेंबर्स और संघा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, राइट। आगे चलते हैं, दिस इज द लास्ट पेज, नहीं एक और पेज है। दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ वज्जी फ्रॉम द
निकाया एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है, वहाँ से ये लिया गया है, विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ बुद्धा, जिसमें बुद्ध की कुछ स्पीचेज हैं, दे वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स एगो। अजात शत्रु एंड वज्जी की बात करें तो अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी। एक बार क्या होता है, अजात शत्रु जो है वो वज्जी इस जगह पर अटैक करना चाहता है। ही सेंट हिज मिनिस्टर्स नेम वत्सकारा, जो उसका जो मंत्री होता है वत्सकारा, उसको वो भेजता है कि ठीक है महात्मा बुद्ध के पास जाओ और जाके पूछो कि भाई मैं जो हूँ इस जगह पर अटैक करना चाहता हूँ, तो भाई मुझे क्या करना चाहिए आगे। हाँ, वस्कार है ये, वस्कार, राइट। अब द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जी मेट फ्रीक्वेंटली, तो बुद्ध ने पूछा कि भाई क्या वज्जी जो हैं वहाँ के लोग जो हैं ये मिल रहे हैं, फुल असेंबलीज हो रही हैं वहाँ पे। व्हेन ही हर्ड दैट द डेड, जब उन्हें महात्मा बुद्ध को पता चला कि हाँ भाई ये वज्जी हो रही हैं, लोग मिलते हैं, ही रिप्लाइड दैट वज्जी वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, उन्होंने कहा कि वज्जी तब तक समृद्ध रहेगा जब तक क्या होगा, दे वर हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, वहाँ पर फुल लोग मिलते रहेंगे, असेंबलीज होती रहेंगी। दे मीट एंड एक्टेड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते रहेंगे। दे फॉलोड एस्टेब्लिश्ड रूल्स, वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड रूल्स अच्छे से वो फॉलो करते रहेंगे। दे रिस्पेक्टेड, मतलब रिस्पेक्ट किए जाएंगे या रिस्पेक्ट होगी वहाँ पर, सपोर्ट किया जाएगा, सुनेंगे बड़ों की बातें, एल्डर्स की, वज्जी की। विमेन नॉट हेल्ड बाय फोर्स, उनको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं करेगा, कोई उनको कैप्चर करके नहीं रखेगा। अगर चैतन्यास वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, तब भी जो है ये सब अच्छे से चलेगा। एंड वाइज, जो संत हैं वो हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स, जो अलग अलग मतलब अलग अलग उनके विश्वास होते हैं ना, जो साधु वाधु होते हैं तो कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी चीज़ को मानता है। अगर उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनको अलाउ किया जाए एंटर करने के लिए, लीव करने के लिए कंट्री में फ्रीली आराम से, कभी भी आओ कभी भी जाओ, लाइक आप, क्योंकि अगर आप आते हो हमारे देश में तो आप क्या करोगे, अब ज्ञान ही तो लेकर आओगे, संत आएंगे तो क्या करेंगे, ज्ञान लेकर आएंगे, ज्ञान बटेंगे, फिर वो चले जाएंगे। तो दे हैव टू बी लाइक अलाउड, ठीक है, तो फिर सब कुछ सही रहेगा। आप आगे देखते हैं, राजाज ऑफ पावरफुल किंग्स ट्राइड टू कंकर द संघास, जो राजा थे, जो पावरफुल किंगडम्स, उन्होंने बहुत कोशिश करी थी पावरफुल किंगडम्स के राजाओं ने कि वो बहुत सारे संघों को जीतें। नेवरथलेस, फिर भी दिस लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत टाइम तक ही चलता रहा संघ वगैरह का कार्यक्रम। टिल अबाउट, अगर हम बात करें 1500 ईयर्स एगो की, लगभग 1500 साल पहले तक, व्हेन द लास्ट ऑफ द गन और संघा वर कनकर्ड बाय गुप्ता रूलर्स, गुप्ता रूलर्स लास्ट के संघ जो गन थे उनको जो है वो जीत लिया था, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट पेज पे आ गए हैं अब हम। यस, फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस, अब ग्रीस को और एथेंस को अपने एटलस में ढूंढिए आप। अराउंड अगर हम बात करते हैं तो 2500 ईयर्स एगो द पीपल ऑफ एथेंस जो थे, उन्होंने सेटअप की थी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक अलग ही टाइप की गवर्नमेंट उन्होंने सेटअप की थी, विच वॉज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है भाई, डेमोक्रेसी कहा जाता है। विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, लोग लगभग 200 साल तक चली थी। ऑल फ्री मैन, फ्री मैन क्यों आए हैं, जो दास ना हो, जो आदमी दास ना हो, ठीक है। अगर उसकी उम्र जो है वो 30 साल की है तो उसको फुल सिटीजन का कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एंड वर एन असेंबली दैट मीट एटलीस्ट 40 टाइम्स इन ईयर, असेंबली होती थी, सभाएं होती थी, लोग मिलते थे लगभग 40 से भी ज़्यादा बार एक साल के अंदर, एटलीस्ट 40 बार, ठीक है, साल में डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट मैटर्स को। ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दीज मीटिंग्स, जितने भी सिटीजन्स थे वो अटेंड कर सकते थे इन मीटिंग्स को। अपॉइंटमेंट होती थी फॉर मेनी पोजीशंस के लिए थ्रू लॉटरी सिस्टम के। एंड ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन, और जो भी चाहते थे कि वो भाई चूज़ किए जाएँ, है ना, अलग अलग पोजीशंस के लिए, तो अपने नाम दे सकते थे, गिव इन द नेम्स। एंड देन सम वर सेलेक्टेड थ्रू लॉटरी, और कुछ जो होते थे वो लॉटरी के द्वारा सेलेक्ट होते थे। सिटीजन्स हु एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, सिटीजन्स से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई आप आर्मी में काम कीजिए, आप नेवी में काम कीजिए। हाउ एवर, फिर भी वीमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स, औरतों को सिटीजन्स नहीं माना जाता था, ठीक है, औरतों को सिटीजन्स नहीं माना जाता था, ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो मैनी फॉरनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस, कुछ जो फॉरनर्स थे जो वहाँ काम करने आए थे, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, ग्राफ्ट पर्सनस हो गए, उनको भी राइट नहीं मिले थे सिटीजन्स के। बिसाइड्स देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस, थे बहुत सारे दास थे एथेंस में, हु वर्कड इन माइंस, जो कि माइंस में काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे, हाउस होल्ड घर का काम करते थे, राइट, और वर्कशॉप्स में काम करते थे, वो भी ट्रीट किए जाते थे, नहीं ट्रीट किए जाते थे एज सिटीजन्स के द्वारा। और बस यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सकता है सबकी मदद करना, वीडियो को आगे शेयर करके। थैंक यू, बाय बाय।